जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को, सभी प्रियजनों को मैं अपनी तरफ से और जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थीगण, आइए, आपका भाई, आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है, तो आप भी आकर जुड़ जाइए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। विद्यार्थीगण, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, मेरा स्वास्थ्य बीच में ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वीडियो प्रॉपर बीच में एक हफ्ते से 10 दिन तक लेकर आप तक नहीं पहुंच पाई वीडियो। याद रखना, आपका भाई, आपका दोस्त ठीक हो चुका है विद्यार्थीगण, आप लोगों की कृपा से। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक। आप देख रहे होंगे, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु पढ़ चुका है और आपको बहुत अच्छे से यदि अध्ययन की जरूरत है तो जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए, सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए, तहलका तब भी मचा पाओगे। विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे समाज। समाज क्या होता है विद्यार्थीगण? सबसे पहले हम उसी बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। जी हाँ, और समास बिंदु याद रखना, वीडियो पढ़ भी चुका है, हम इस पर बिंदु बना भी चुके हैं, बहुत अच्छे से आपसी वार्तालाप कर चुके हैं। जो बिंदु ना पढ़े हों, जो हमारे विद्यार्थीगण, जाकर वहाँ देख लें, वीडियो पढ़ चुकी हैं। जितेंद्र क्लास से डालेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। तो समास क्या होता है विद्यार्थीगण? सबसे पहले हम बात करें तो जो समास होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है, या हम कह सकते हैं संक्षिप्त होता है, या हम कहते हैं संक्षेपीकरण होता है। क्या होता है विद्यार्थीगण? संक्षेपीकरण होता है, या हम कहते हैं समेटना होता है। 100 मर्ज की एक दवा है, हम कहते हैं इसका मतलब मैंने ये लिखा। लेकिन यदि हम बात करें समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना विद्यार्थीगण, किसी भी शब्द को छोटा सा छोटा रूप धारण कराना होता है। क्या? किसी भी शब्द को छोटा रूप धारण कराना विद्यार्थीगण, ये था इसका मेन मकसद। समास का जो विलोम होता है विद्यार्थीगण, याद रखिएगा, समास का विलोम पूछा जाता है तो विलोम क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। समास का जो विलोम होता है, विलोम याद रखना क्या होता है, व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। और यदि व्यास ऑप्शन में ना हो तो याद रखिएगा क्या मिलेगा आपको? विग्रह मिलेगा। क्या मिलेगा विद्यार्थीगण? विग्रह मिलेगा। बात समझना, बहुत आराम से समझना। व्यास का मतलब होता है विस्तार रूप, और विग्रह जो होता है समस्त या सामासिक पदों के मध्य में जब हम कारक व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो वही समास विग्रह कहलाता है विद्यार्थीगण। आइए, आज हम बात करेंगे बहुत यूनिक बिंदु पर, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं विद्यार्थीगण। यदि हम बात करें समास बिंदु के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, वो कैसे आते हैं? 3-4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये आपको दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से पूछेगा समास का प्रकार इनमें से कौन सा है। दूसरा पूछेगा इनमें से कौन सा समास का प्रकार नहीं है। तीसरा दे देगा इनमें से किस समास का समास विग्रह सही है। चौथा दे देगा विद्यार्थीगण इनमें से किस समास का समास विग्रह सही है। बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न देंगे। चौथा दे देगा इनमें से किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, ऐसे दे देता है। तो आइए जरा आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण इसी बिंदु पर। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के प्रकार होते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। विद्यार्थीगण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करें दूसरी, यदि जी हाँ सिर्फ इतना पूछे समास के प्रकार या समास के भेद, समास के प्रकार आपके एग्जाम में आ जाए या समास के भेद, तो आपको जवाब 6 देना है इस दोनों प्रकार के प्रश्न का। ध्यान से सुनना, यदि आ जाए विद्यार्थीगण, जी हाँ याद रखिएगा, कुल समास कितने होते हैं, या प्रश्न ये भी आता है विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। समास के प्रकार कहे या समास के भेद कहे तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब एक प्रश्न नया हम बता रहे हैं विद्यार्थीगण, यदि पूछे समास के कितने उपभेद होते हैं, समास के कुल कितने उपभेद होते हैं,
तो समास के कुल कितने उपभेद होते हैं विद्यार्थीगण? 15 उपभेद होते हैं। आपको गलत नहीं करना है, एग्जाम में प्रश्न आए तो सवाल का जवाब कर कर आना है। और कौन कौन से होते हैं अभी हम बता रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम बता रहे हैं, सब पर बताएंगे विद्यार्थीगण, याद रखना। लेकिन पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा, देखना ना भूलिएगा। इसके साथ तो फटाफट आगे चलते हैं जी। आइए जरा देखते हैं आगे क्या विद्यार्थीगण, फटाफट अब हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखना हमें जो समास होता है विद्यार्थीगण, क्या जो समास होता है, मैंने क्या कहा विद्यार्थीगण, जो समास होता है, समास में कितने पद होते हैं। तो याद रखना, पहले पॉइंट वाइज हम कुछ चीजें बता दे रहे हैं। क्या समास में हमेशा हमेशा 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं विद्यार्थीगण? 2 पद होते हैं, याद रखना। लेकिन हम कहें 2 पद जब एक में होते हैं, जब 2 पद एक में होते हैं, उनको याद रखिएगा क्या कहा जाता है? समस्त या सामासिक पद कहा जाता है। समस्त या सामासिक पद कहा जाता है, कहा जाता है। जी हाँ, समस्त या सामासिक पद क्या होता है, और इसी के अकॉर्डिंग जब समस्त या सामासिक पद जो एक में होता है उसको हम दूर दूर लिख देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? समास विग्रह कहा जाता है। जरा देखिए, ये 2 बिंदु आपको मिले, जैसे हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं, छोटा सा प्रश्न है विद्यार्थीगण, जैसे आता है रसोई घर। जी हाँ, जैसे याद रखिएगा आता है राज्यादेश, राज्यादेश ऐसे आता है विद्यार्थीगण। कन्यादान, कोई भी प्रश्न ले लो आप, ऐसे आता है। तो देखो ये ना, इसे क्या कहा जाएगा, जो मैंने ये लिखा 3, ये 1 2 3, ये क्या है? सामासिक या समस्त पद है। अब इनमें कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। एक होता है रसोई, एक होता है घर, एक होता है राज्य, एक होता है आदेश, एक होता है कन्या, एक क्या होता है? दान होता है। इनको समस्त या सामासिक पद कहा जाता है विद्यार्थीगण। इनमें 2 पद होते हैं, याद रखना। हम कहें समास विग्रह क्या होता है, जब इन्हीं को हम विस्तार से लिख दें। समास विग्रह, रसोई घर को लिख दें रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। राज्यादेश को लिख दें राज्य का आदेश लिख दें विद्यार्थीगण। फिर हम कन्यादान का लिख दें, याद रखिएगा ऐसे लिख दें, कन्या का दान लिख दें। विद्यार्थीगण जरा एक चीज ध्यान दें, सभी लोग तो समझ पाओगे। यहाँ देखो बीच में के लिए आया, यहाँ का आया, यहाँ का आया। अब ये पहला पद रहा, रसोई घर दूसरा पद रहा, यहाँ राज्य पहला पद रहा, आदेश दूसरा पद रहा, यहाँ कन्या पहला पद रहा, दान दूसरा पद रहा। यानी इन दोनों पदों के मध्य में जरा देखो के लिए का, और ये क्या आया? का। तो एक चीज याद रखना, जब समस्त या सामासिक पदों के मध्य में ये क्या है विद्यार्थीगण? ये क्या है? इनको कारक विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जो विद्यार्थीगण ना पढ़े हो पढ़ सकते हैं, मैंने सारा चीज बताया है वीडियो में। इन्हें क्या कहा जाता है? कारक विभक्ति चिन्ह कहा जाता है विद्यार्थीगण। के लिए का ये जो आए हैं, याद रखना, जब हम समस्त या सामासिक पदों के मध्य में कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है विद्यार्थीगण। लेकिन जब हम समस्त या सामासिक पदों के मध्य से कारक व्यक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं, यानी उसको हटा देते हैं, तो समस्त या सामासिक पद बन जाता है। जी हाँ, एक बार इसके साथ लीजिए विद्यार्थीगण, फिर हम बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ गई होगी सारी चीजें। जरा देखो, अब हम आगे चलते हैं, फटाफट थोड़ा फास्ट चलिएगा। और वीडियो पढ़ भी चुकी है, जो विद्यार्थीगण पढ़ना चाहते हैं सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुकी है। जितेंद्र क्लासेस कि इस प्लेटफॉर्म पर जो बिंदु कंसेप्ट या बिंदु क्लियर ना हो विद्यार्थीगण, आप देख सकते हो, सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कौन कौन से 4 होते हैं, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है विद्यार्थीगण। तो आइए जरा देखते हैं फटाफट। तो पहला होता है पदों की प्रधानता के आधार पर विद्यार्थीगण होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है हमारा
तत्पुरुष समास। जी हाँ, और तीसरा होता है, विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से सुनना, तीसरा होता हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है। और जो चौथा होता हमारा वो होता है बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है विद्यार्थीगण, ये होते हैं। जरा देखो, तो सबसे पहले इसमें पदों की प्रधानता को देखा जाए तो जो अव्ययी भाव समास होता है ये पहले नंबर पर है। इसका पहला पद प्रधान होता है विद्यार्थीगण। इसका कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद। पहले पद को ही क्या कहा जाता है? पूर्व पद। और पूर्व पद ना कहकर हम कह सकते हैं क्या दोस्तों? प्रथम पद। हम इसको कह सकते हैं तीनों बिंदु का पर्याय एक हुआ, चाहे पहला पद, पूर्व पद, चाहे प्रथम पद के हैं। तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर है, तो याद रखना इसका दूसरा पद प्रधान होता है विद्यार्थीगण। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद यदि ऑप्शन में ना हो तो मान लीजिए दो पेन है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, नहीं तो हम कह सकते हैं पहला हो गया, ये अंतिम हो गया। तो दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर है, दूसरा ऑप्शन में ना हो, इसे अंतिम पद भी कहा जाता है। इसका अंतिम पद प्रधान होता है, चाहे दूसरा पद प्रधान कहे, चाहे अंतिम पद प्रधान कहें, या विद्यार्थीगण ये ना हो तो याद रखिएगा इसे उत्तर पद भी कहा जाता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों बिंदु का पर्याय एक हुआ, चाहे दूसरा पद, अंतिम पद, चाहे उत्तर पद के हैं। द्वंद्व समास तीसरे नंबर पर है, तो देखो यहाँ जो है, यहाँ जो है, तो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों पद उभय होता है, उभय पद प्रधान होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए उभय पद प्रधान किस समास का होता है, तो आप कहोगे द्वंद्व समास का विद्यार्थीगण। फिर हम कहें बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास चौथे नंबर पर है, तो याद रखना इसके दोनों ही पद गौण होते हैं विद्यार्थीगण। दोनों ही पद गौण होते हैं। गौण का मतलब जिसका महत्व कम होता है, अर्थात इसका अन्य पद हमारे लिए क्या होता है? अन्य पद को तीसरा पद भी कहा जाता है। अन्य पद को क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? तीसरा पद कहा जाता है। तीसरा पद हमारे लिए क्या होता है विद्यार्थीगण? महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, बात ध्यान से समझना। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी विद्यार्थीगण। एक चीज याद रखना, अब पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार प्रकार होते हैं। अब दो छूटे हैं, एक होता है द्विगु और एक होता है कर्णधारय, ये दोनों छूट गए। तो एक चीज गांठ बांध के लिख लीजिएगा अपने मानस पटल में, जो हमारा द्विगु होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। एक द्विगु समास होता है, एक होता है कर्मधारय समास। द्विगु और कर्मधारय जो होते हैं तत्पुरुष समास से, ये दो समास ऐसे हैं जो तत्पुरुष समास से इसकी उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछा जाए तत्पुरुष समास से कौन से दो समास की उत्पत्ति है, तो आपको कहोगे द्विगु और कर्मधारय। तो जब तत्पुरुष समास से दो समास की उत्पत्ति हुई है, द्विगु और कर्मधारय, तो तत्पुरुष समास का जब दूसरा यानी अंतिम यानी उत्तर पद प्रधान होता है, तो याद रखना इसका भी हम कह सकते हैं दूसरा उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है। जी हाँ, इसका भी वही। अब रटना नहीं, समझना है विद्यार्थीगण। जितेंद्र सर के साथ जुड़ो, तहलका मचाओगे, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, जरा देखो, यानी द्विगु और कर्मधारय का भी क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। एग्जाम में प्रश्न आए द्विगु और कर्मधारय की उत्पत्ति किस समास से हुई है, तो आप कहोगे तत्पुरुष समास से। विद्यार्थीगण अब एक चीज याद रखना, तत्पुरुष समास में कारण व्यक्ति चिन्हों के अनुसार इसके कितने भेद हुआ करते हैं? 6 भेद हुआ करते हैं। तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार इसके 6 भेद हुआ करते हैं, जो कर्ता और संबोधन। तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार ये भाग नहीं लेते, पहला और लास्ट का भाग नहीं लेता कर्ता और संबोधन, यानी कर्म से लेकर याद रखना अधिकरण तक भाग लेते हैं। तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण जो होते हैं, इनके 6 भेद कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार इनके जो 6 भेद होते हैं किसके? तत्पुरुष समास के। याद रखना इस बार यूपीएसआई में प्रश्न यहाँ से आया था। तो याद 6 का 6 जो होते हैं इनका भी दूसरा पद अर्थात अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है विद्यार्थीगण। तो रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं समझना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। जी हाँ, जरा देखो, अब हम बात करेंगे विद्यार्थीगण समास के कुल भेद जो होते हैं वो 15 कैसे होते हैं। फिर हम चलेंगे धीरे धीरे अव्ययी भाव समास पर। जो बिंदु
जो हमारे विद्यार्थीगण ना पढ़ पाए हो, याद रखना वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाकर वहाँ देख सकते हैं विद्यार्थीगण। समास बहुत विस्तार से मैंने बताया है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब कुछ परिभाषा वगैरह सब कुछ वहाँ मिलेगी। जरा देखो, अब आप इसके साथ ले लिए, चलते हैं हम आगे विद्यार्थीगण। चलो, अब समास के जो उपभेद होते हैं वो 15 कैसे होते हैं, हम उस पर बात करेंगे विद्यार्थीगण। याद रखना, तो आज तक की कक्षा हमारी यहीं तक होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट दिन जब हम मिलेंगे, उस दिन हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बरसे, ताकि आप सफलता के दरवाजे तक पहुँचिए। और मेरा आपसे यही अनुरोध होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अध्ययन अध्यापन करिए विद्यार्थीगण। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए, आज की कक्षा यहीं तक, फिर मिलेंगे, हम बात करेंगे उपभेद पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।